हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फैक्ट्री एक्ट एमसीक्यू का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सेक्शंस बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किए थे, एक्सप्लेन किए थे और कुछ ट्रिक्स भी आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखो एंड अपना फैक्ट्री एक्ट कंप्लीट करो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप न्यू हो आगे शेयर करो ताकि और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। ये वाले एमसीक्यूज़, ये फैक्ट्री एक्ट के एमसीक्यूज़ हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। लाइक अभी आपका आरआरबी वेलफेयर होगा, एपीएफसी, एएलसी, पीएसयू, यूजीसी कोड 55 एंड मैनी अदर एग्ज़ाम्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को पूरा डिकोड करके करवाऊंगी कि कब क्या क्या आया, किसका क्या क्या सेक्शन है। एंड बिलीव मी, आपको इससे बेटर लेक्चर नहीं मिल पाएगा पूरे यूट्यूब पर। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट फैक्ट्री वाज अनेक्टेड इन, जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था वो कब आया था। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। अब ये क्यों आया था, चलो ये क्यों आया था, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वीकली हॉलीडेज़ नहीं थे, बच्चों को काम करवाया जा रहा था बच्चों से। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स आए थे अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविज़न्स क्या क्या आए थे। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि 1881 में आया था, इसमें क्या प्रोविज़न आया ये नहीं बताया। तो ये भी मैं आपको सब ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर ऑन दिस लेक्चर, ठीक है। तो इसमें जो प्रोविज़न आया था इसमें ये था कि एक फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, एक फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय होनी चाहिए इन ए ईयर ऑफ 4 मंथ, ठीक है। एक साल के 4 महीने में एक फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय होने चाहिए। एक प्रोविज़न ये आया था इसमें। सेकंड प्रोविज़न अगर आप चाहते हो तो मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। पहला प्रोविज़न था हमारा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 100 एम्प्लॉयज़, ठीक है, 4 मंथ इन ए ईयर, ठीक है, इन ए ईयर, ठीक है। एंड सेकंड प्रोविज़न क्या था, सेकंड प्रोविज़न था इन्होंने बिलो 7 ईयर चाइल्ड को प्रोहिबिट किया था कि वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ठीक है, ये समझ में आया। एंड द थर्ड वन था इनका, इन्होंने वीकली 1881 में क्या हुआ, वीकली हॉलीडे इंट्रोड्यूस हुआ, वीकली हॉलीडे हुआ, ठीक है। एक पहला था कि 100 एम्प्लॉय होंगे साल में 4 महीने में, ठीक है। दूसरा था कि 7 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे। तीसरा था वीकली हॉलीडे एंड इसमें मिड डे मील भी प्रोवाइड किया गया था, मिड डे मील, ठीक है। ये आप देख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है कि 1881 में क्या क्या प्रोविज़न्स आए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको प्रोविज़न्स भी याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एज पर द फैक्ट्री एक्ट अडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड ईयर। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग अडल्ट कौन है, ठीक है, जिसने 15 की एज कंप्लीट की है, 16 की है, 17 की या 18 की। तो इसका आंसर है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ये बताना है कि फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड की एज क्या है, यंग पर्सन कौन होता है, ये आप कमेंट में मेंशन करना। चाइल्ड का सेक्शन होता है 2C, ठीक है, और एडल्ट का सेक्शन है 2A, एडोलसेंट का सेक्शन होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एडोलसेंट का सेक्शन क्या है। वैसे मैं बता देती हूँ 2B होता है। और आपको यंग का सेक्शन बताना है कि यंग पर्सन का सेक्शन क्या होता है। थोड़े बहुत एफर्ट आप भी कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लो, अभी मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड का सेक्शन 2C होता है, ये देखो, है ना। एज पर फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड मीन
फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड का मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड, जिसने अपनी इनमें से कौन सी एज कंप्लीट नहीं की है? 14, 15, 16, 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 15। ठीक है, ऑप्शन बी। चाइल्ड की एज यहाँ पे मैंने ऊपर पूछी थी, यहाँ आपको पता चल गई चाइल्ड की एज 15 है। ठीक है, और अडल्ट की आपको पता चल गई है। एडोलसेंट की आप बताओगे एडोलसेंट में क्या मेंशन किया है फैक्ट्री एक्ट में, और यंग पर्सन, ये दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बस आपको मुझे मोटिवेट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करना है अपने फ्रेंड्स को भी, और जो आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लाऊं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। जब एक फैक्ट्री एक्ट में ये कहा गया है कि एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी भी देखनी, तो वो कौन देखेगा? कौन उसके लिए मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एम्प्लॉयज़ खुद होंगे, एम्प्लॉयर होगा, गवर्नमेंट होगी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एम्प्लॉयर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द पीरियड ऑफ वर्क of adult worker in a factory each day shall be so fixed, ठीक है, that no period shall exceed 5 hours and that no worker shall for more than 5 hours before he has an interval for rest at his dash hour। अब इसमें ये पूछ रहा है कि फैक्ट्री एक्ट में जो वर्कर्स के काम करने के आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि उससे पाँच घंटे पहले वो काम नहीं कर सकता और 5 घंटे बाद वो काम नहीं कर सकता, तो उसको इंटरवल कितना मिलता है? इंटरवल कितना मिलता है? तो उसे इंटरवल मिलता है, हाफ एन आवर का। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट सेज अबाउट। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 49 क्या कहता है, किसके बारे में बताता है? वेलफेयर ऑफिस, कैंटीन, रेस्टरूम और क्रैच। ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितने और वेलफेयर ऑफिस को कौन अपॉइंट करता है? इसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और वेलफेयर ऑफिस कब बनाते हैं? जब फैक्ट्री में 500 और मोर देन एम्प्लॉय हो। ठीक है, मोर देन 500 और इतने एम्प्लॉय हो। अब आपको ये बताना है कैंटीन कब बनाते हैं, कितने एम्प्लॉय पे बनाते हैं, क्रैच कब बनाते हैं, और रेस्टरूम, इन सब के प्रोविजंस आपको मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक बार से क्लियर हो जान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ द फैक्ट्री एम्प्लॉय मोर देन 1000 वर्कर, अगर फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं, दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड, उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी के लिए किसे अपॉइंट करना पड़ता है? सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, या नन ऑफ दीज। तो उन्हें करना पड़ता है सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर कितने पे अपॉइंट होता है? 1000 पे होता है। वेलफेयर ऑफिसर कितने पे होता है? ये मैंने अभी आपको बताया, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Which schedule of the Factory Act prescribe poisoning, anthrax and arsenic poisoning or its sequels as notifiable disease? नोटिफाइबल डिसीज किस उसमें दी गई हैं? शेड्यूल में दी गई हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में दी गई हैं, या फिर फिफ्थ में दी गई हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड शेड्यूल। अब आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में क्या क्या मेंशन किया गया है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 34। द पीरियड ऑफ वर्क एन अडल्ट वर्कर in a factory shall be so arranged that inclusive office interval for rest under section 55। सेक्शन 55 में हमारा रेस्ट दिया गया है, इंटरवल का रेस्ट दिया गया है सेक्शन 55 में, तो उसमें ये दिया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि जो एडल्ट वर्कर होते हैं वो कितने घंटे काम कर सकते हैं। दे शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन इन एनी डे। उनका स्प्रेड ओवर एक दिन में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्रेड ओवर मतलब ज़्यादा काम। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं।
9.5 आवर, 8.5 आवर, 10 आवर, 10.5 आवर। तो इसका आंसर है 10.5 आवर। और ये किस सेक्शन में दिया गया 10.5 आवर? ये सेक्शन नंबर 56 में दिया गया। 10.5 आवर सेक्शन नंबर 56 में दिया गया है। सेक्शन नंबर 55 में इनका इंटरवल रेस्ट दिया गया है। ठीक है, मैंने IR में मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। A person who has ultimate control over the affairs of factory under the Factory Act is called। एक ऐसा पर्सन होता है जिसका फैक्ट्री एक्ट के जो जितने भी अफेयर्स होते हैं ना, उन पर अल्टीमेट कंट्रोल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपायर, मैनेजर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सोच के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का सेक्शन क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ऑक्यूपायर का सेक्शन होता है सेक्शन 2N, ऑक्यूपायर। ठीक है, N 2N। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। The provision for cooling water during hot weather should be made by the organization if it employs or more employees। सॉरी, ये कह रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में गर्मी होती है, गर्मियों के मौसम में फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ पर कूलिंग वाटर का प्रोविज़न है? 200 पे, 250 पे, 300 पे, 150 पे। इन क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग वाटर। ठीक है, कूलिंग वाटर 250 पर कूलिंग वाटर एम्प्लॉयर को देना होगा। अब आपको ये बताना है कि 150 पे क्या होता है। 150 पे हमें एम्प्लॉयर देता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। ठीक है, अब आपको फर्स्ट एड का सेक्शन बताना है और कूलिंग वाटर का सेक्शन बताना है, कौन किस सेक्शंस में आते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ए फैक्ट्री एक्ट 1948 शुड बी ए डैश क्यूबिक मीटर। जब हम अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट में एप्लीकेबल होने के बाद हर वर्कर को, एवरी वर्कर को कितना स्पेस मिलना चाहिए? 9.9, 10.2, 14.2, 13.2। ये फैक्ट्री एक्ट के बाद पूछ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है कि फैक्ट्री एक्ट से पहले कितना था और फैक्ट्री एक्ट के बाद कितना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगर किसी की फैक्ट्री एक्ट से पहले बनी हुई है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14.2। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था कि एडोलसेंट क्या होता है फैक्ट्री एक्ट में, तो इसका आंसर आप बताओ। ऑप्शन नंबर ए, हु हैज़ कंप्लीटेड 17 ईयर ऑफ एज, हु इज़ लेस देन 18 ईयर, हु हैज़ कंप्लीटेड 15 बट लेस देन 18, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर बट लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्री एक्ट। इनमें से कौन सा प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट में नहीं आता? कैंटीन आता है, किराच आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है। ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहलिक बेवरेज नहीं आता। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। फर्स्ट एड बॉक्स इज टू प्रोवाइडेड फॉर, कितने परसेंट पे दिया जाता है? मैंने अभी बताया था, इसका आंसर है 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कैंटीन इज टू प्रोवाइडेड, कैंटीन कब प्रोवाइड की जाती है? कितने एम्प्लॉय होनी चाहिए फैक्ट्री में? तो 230 तो हमारे फैक्ट्री एक्ट में कहीं पे भी नहीं है, 275 भी नहीं है, 300 भी नहीं है। इसका आंसर है 250। इसका आंसर है 250। और ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 46। ठीक है, कैंटीन। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द एनुअल रिटर्न अंडर द फैक्ट्री एक्ट shall be submitted to इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑन और आफ्टर। फैक्ट्री की एनुअल रिटर्न कब जाती है?
कौन किस डेट से पहले जाती है, किस डेट के बाद जाती है, ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। इसका आंसर मैंने आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में भी था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं तब कब भेजते हैं, तब कौन सी डेट होती है, और अगर एनुअल रिटर्न जारी है तो कौन सी डेट होती है, मैंने दोनों आपको बताई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द नंबर ऑफ इलेक्टेड वर्कर इन द कैंटीन मैनेजिंग कमेटी शैल नॉट बी मोर देन और लेस देन। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारी कैंटीन की मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए और कितने मिनिमम होने चाहिए और कितने मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, मिनिमम तो होता है 2 और मैक्सिमम मोर देन 5। तो इसका आंसर है मोर देन 5 और लेस देन 2। और इसमें एम्प्लॉय के कैसे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसमें आते हैं एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के। ठीक है, एम्प्लॉय के इक्वल आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पर उसमें जो नंबर होना चाहिए वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 44। As per Factory Act, hazardous process mean any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule। hazardous process हमारा फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, where unless special care is taken raw material used therein or the intermediate or finished product by product waste or effluent there would be। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन hazardous process में आएगा। cause material impairment to the health of person engaged in connected therewith रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, एज पर फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1987 इफ ए फैक्ट्री एंगेज इन ए हजार्डेड प्रोसेस, अगर एक फैक्ट्री हजार्डेड प्रोसेस में इंक्लूड है, द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, उसके ऑक्यूपायर को, चीफ इंस्पेक्टर को उसका नेचर और डिटेल इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अगर कोई वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कितने दिन में इन्फॉर्म कर सकता है, विद इन कितने पीरियड में इन्फॉर्म कर सकता है कि उसकी फैक्ट्री में हजार्डेड प्रोसेस का काम हो रहा है, तो ऑक्यूपायर चीफ इंस्पेक्टर को कब तक इन्फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। ठीक है, उसे 30 डेज में बताना होगा कि ये हजार्डेड प्रोसेस है और हमारी फैक्ट्री में ये काम हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बोल दिया मैंने। द मैक्सिमम परमिसेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग में जो परमिसेबल थ्रेशोल्ड है वो कितनी है ना, वो कितनी है और कौन से शेड्यूल में आती है। तो कितनी है ये तो बेरक में नहीं बता रखा, लेकिन किस शेड्यूल में आती है ये बता रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में आती है। तो ये आपका आती है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है हमारा, हजार्डेड प्रोसेस आता है, फर्स्ट शेड्यूल में हजार्डेड प्रोसेस आता है और इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2C हजार्डेड प्रोसेस का। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल में हमारा क्या आएगा, सेकंड शेड्यूल में हमारा आएगा हमारी लिमिट्स कितनी है केमिकल के थ्रेशोल्ड, और थर्ड शेड्यूल में हमारे क्या आता है, नोटिफाइएबल डिसीज आती हैं। ठीक है, आपको मैंने तीनों बता दिए हैं, आप इन्हें याद कर लेना। अब हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री मोर देन आर इन ए वीक। एक अडल्ट एक वीक में कितने घंटे काम कर सकता है, 48, 52, 60, 45। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 48। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नो सब्सटीट्यूशन शैल बी मेड विच विल रिजल्ट इन एनी वर्कर वर्किंग मोर देन डैश डेज कंजिक्यूटिव विदाउट ए हॉलीडे फॉर ए होल डे। यहाँ होल डे नहीं आएगा, होल वीक आएगा।
ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ये कह रहा है कि एक वर्कर कितने दिन लगातार काम कर सकता है बिना छुट्टी लिए? 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज। 10 डेज। इसमें आपको मुझे ये बताना होगा कि अगर वो 10 डेज काम करता है तो जो उसके बाद जो उसका छुट्टी मिलेगी ना, 10 डेज के बाद जो वो छुट्टी मिलेगी वो कैसे मिलती है, ठीक है, इसका प्रोविज़न आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 49, सेफ्टी ऑफिसर, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आया है, ये चेंज हो गया। सेफ्टी ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन एंगेजिंग। सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंट किया था, कितने एम्प्लॉय पे? 1000, 2000, 500, 750। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ये मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको 3 बार ही। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, सेक्शन 11 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 11 क्या कहता है? नेचुरल ह्यूमिडिफिकेशन कहता है, क्लीनिनेस कहता है, हेल्थ कहता है, पॉइजनस सब्सटेंस कहता है। तो ये कहता है सेक्शन 11 हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, क्लीनिनेस। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप 50 MCQ लाऊंगी, मैं लेके भी आई। और मेरे पहले वीडियो पे कमेंट तो नहीं आए पर हाँ व्यूज़ बहुत अच्छे आए। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट भी ज़रूर करना और लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। एंड थैंक यू गाइज फॉर योर कोऑपरेशन। और आप मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, मैं वही लेके आऊँगी। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच।